नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बैंक के डेटा में। आज आपकी यूपीएसआई की चौथी क्लास है। इसमें जो आपका इंडियन पॉलिटी जो आपकी चल रही है, यूपीएसआई स्पेशल पॉलिटी जो चल रही है, उसमें हम नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे, उनके इतिहास के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे और यूपीएसआई की जो विगत परीक्षा यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 1999, 2011, 2017, 2021 की जितनी परीक्षाएं हैं उसमें जो पूछे गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको देखेंगे और उनसे संबंधित जो डिटेल होगा उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार बनाए रखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। मैं इस वीडियो को इसलिए और बना रहा हूँ कि पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने से संबंधित है। यानी कि गाय के जो वध है यानी कि दुधारी जो पशु होते हैं उनके वधों से संबंधित उनके वध पर रोक लगाने का कौन सा अनुच्छेद कार्य करता है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 48 कार्य करता है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका जिक्र दिया गया है। संविधान के भाग 4 में इनका जिक्र दिया गया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं ये राज्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो पृथक्करण है, शक्तियों का जो बंटवारा है, वो अनुच्छेद 50 के तहत आता है। ये भी आपका एक नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 50, क्योंकि ये 51 तक आता है तो इससे पहले ये इसी में आएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद बनते हैं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपका 38वां जो अनुच्छेद है उसमें उसके अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये आपका 38वें अनुच्छेद में दिया गया है, यानी कि लोक कल्याण की बात करता है कौन, तो राज्य। ठीक है, अगला है 38 का, तो जो आय की असमानता है, मान लीजिए जो जो व्यक्ति द्वारा जो आय होती है उसमें जो असमानताएं होती हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, किसी को कम, जैसे होता है असमानता किस तरीके से मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए पुरुष और महिला है, सेम मतलब एक ही तरीके का कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको वेतन अलग अलग मिलता है, तो इस असमानताओं को दूर करने का प्रयास आपका 38 का करता है। अगला ऑप्शन है, अगला अनुच्छेद है 39 का। तो 39 का में क्या दिया गया है, तो सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको किसी भी तरीके के जो उसके ऊपर या मुकदमा होता है, कुछ भी होता है, तो उसको विधिक सहायता जो है वो निःशुल्क तौर पर सरकार के द्वारा दी जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 39 का ये कहता है। 39 घ की बात करें तो पुरुष व स्त्री, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, इसमें भी आपका 39 में भी पुरुष व स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र जो है वो आपका 39 घ में दिया गया है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों के गठन का जिक्र करता है। अनुच्छेद 41 आपका कुछ दशाओं में, इसको सही कर लेंगे, कुछ दशाओं में, ठीक है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, जो आपका शिक्षा और कार्य, इसके अलावा लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में आता है। बात की जाए अनुच्छेद 42 की, तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, जो आपकी प्रसूति सहायता है, जो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उनको जो सहायता का जो उपबंध है वो अनुच्छेद 42 में है, कई बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
अनुच्छेद 43 की बात करें तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जो भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तो उसको जो उसकी मजदूरी के हिसाब से उसको पैसा दिया जाना चाहिए। उसको उसका जो पैसा है, उसकी मजदूरी का जो पैसा है उसके अनुसार ही दिया जाना चाहिए। इसका जो जिक्र है अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43 का की बात करें तो उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ठीक है, जो उद्योगों के प्रबंधन में उनमें कर्मकारों का भाग लेना 43 का में आता है। 43 खा की बात करें तो सहकारी समितियों के प्रबंध व प्रचालन व नियंत्रण का जो है वो 43 खा में आता है। इसकी बात की जाए तो ये कब ऐड हुआ था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में आया। तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 44 की बात की जाए तो समान नागरिक संहिता आपके अनुच्छेद 44 में आती है। 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आपकी 45 में आती है। 46 में अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा दुर्बल वर्गों के से संबंधित आपके प्रावधान है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान हो चाहे शिक्षा संबंधी प्रावधान हो। 47 की बात करें तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का जो राज्य का कर्तव्य होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है, कृषि और पशुपालन के जो संगठन है उनका जो जिक्र है अनुच्छेद 48 में दिया गया है। 48 का बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा का जो प्रयास है 48 का में आता है। 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं, जितने भी स्मारक हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण की जो बात की गई है अनुच्छेद 49 में की गई है। अगला है अनुच्छेद 50, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51 की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि की जो बात करता है वो आपका अनुच्छेद 51 करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये आपके महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व हो गए, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं ये, तो इनसे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, इसलिए मैंने कोशिश की एक जगह इनको कराने का, ठीक है, जिससे कि आपको इससे संबंधित जो आगे प्रश्न आएंगे उनमें कोई दिक्कत ना आए। दूसरा प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य किसके लिए प्रयास करेगा, तो मैंने आपको बताया था 48 का में क्या दिया गया था, पर्यावरण संरक्षण जो आपके थे वो 48 का में दिया गया था। इसमें कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे, तो पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण में सुधार और देश और वन्य जीवों का संरक्षण, ये तीनों ही दिए गए थे, यानी कि ABC ऑप्शन सही हो जाएगा। संगठनों का कोई भी जिक्र नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, तो मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, तो ये इनका B ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा है वो आयरिश संविधान से ली गई है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग की बात कर लें, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं, 4 में आते हैं। अनुच्छेद की बात कर लें तो 36 से 51 के बीच आते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आपके नीति निर्देशक तत्व आते हैं। बात की जाए अन्य कुछ देश से हैं जहाँ से महत्वपूर्ण आपके संविधान में, ठीक है, ली गई हैं। तो सबसे पहला आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो यहाँ से आपका प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से बात कर लें तो आपातकाल का जो प्रबंधन है, ठीक है, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियाँ हैं सीधी से आप याद कर लीजिए, जो आपातकाल है वो आपका कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जापान की बात कर लें तो जापान से आपका विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है वो आपकी जापान से ली गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है, तो मैंने आपको बताया था, चौथा तो आपका नीति निर्देशक तत्वों से है, लेकिन 4A की बात कर लें जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यानी कि B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये जोड़े कब गए, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो ये सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। इस अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद में आता है, तो 51A में आता है। जो मौलिक कर्तव्य थे, जो मौलिक कर्तव्य माने जाते हैं वो 10 माने जाते हैं। जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा से संबंधित प्रावधान को दिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए, तो USSR, उस समय USSR था, पूरा रूस नहीं बटा था, तो USSR यानी कि रूस के संविधान से लिए गए, इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो मैंने आपको बताया, तो A ऑप्शन सही हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन
2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान था? तो 6 से जो 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे उनकी निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान था वो इसमें दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग चौथे ए में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? तो आपको बताना है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का जो कर्तव्य है वो आपका जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद के भाग ए में 4A में उनमें से एक माना गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? जो आपकी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 20 ये क्या करता है? तो ये आपका अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को इसमें क्या दिया गया है, एक कोई भी उसके द्वारा कोई अगर अपराध किया जाता है तो उसको एक बार सजा मिले, एक से अधिक बार ना सजा मिले, इससे संबंधित है आपका अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न है 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो आपको बताना है। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन करता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका अनुच्छेद 48A। ठीक है, अनुच्छेद 48A आपका बिल्कुल ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपका रिपीट हो गया, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बहुत ही सही उत्तर है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को के रूप में वर्णित किया। किसके रूप में इन्होंने वर्णित किया, इस बात को आप बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में ये बताया, किसने बताया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद की बात कर लें, तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ठीक है, 36 से 51 के बीच में ये आपके आते हैं। ठीक है, कहाँ से लिए गए थे? ये तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, आपके नीति निर्देशक तत्व। और संविधान की जो उद्देशिका की बात कर लें, उद्देशिका आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अनुच्छेद 256 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का अमृत पत्र, ठीक है, अमृत नहीं है, इसको मृत पत्र कर लेंगे, क्या कहा था? तो मृत पत्र, यानी कि मरा हुआ मृत पत्र कहा था। किसको? 356 को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जानी चाहिए जब तक कि वो डेढ़ उम्र की वर्ष की आयु तक नहीं हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था, तो 14 वर्ष। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष तक की आयु तक उनको, 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक, मिनिमम आपकी 6 है, मैक्सिमम आपकी 14 रहने वाली है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद में से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 44 से संबंधित कौन सा है? तो समान नागरिक संहिता, यानी कि यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका अनुच्छेद 44 से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियों को जो बढ़ावा देने का जो है वो आपका 43 खा में आता है। 43 खा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात कर ली जाए गौ हत्या पर प्रतिबंध की, तो मैंने आपको बताया था गौ हत्या पर जो प्रतिबंध है वो आपका अनुच्छेद 48 में आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 48 में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? तो आपको बताना है। तो मूल संविधान का कौन सा हिस्सा नहीं था? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मौलिक कर्तव्य है वो आपके मूल संविधान के हिस्सा नहीं थे। इस बात को आप ध्यान रखें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, ये दोबारा रिपीट हो गए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को तो भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था? जो 10 मौलिक कर्तव्य थे इनको आपके भारतीय संविधान के वर्ष 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, जो आपके 10 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो आपका था 11वां, उसको 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार जो आपका था
कब तक दी जानी चाहिए? तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? तो ये वही रिपीट हो गया, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आपका अनुच्छेद 44 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? तो ये कुछ क्वेश्चन दोबारा हो गए, मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक है, ये भी दोबारा हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? जो आपकी जो श्रमिक भागीदारी है उसको सुरक्षित करने की बात इनमें से कौन सा अनुच्छेद करता है? ये अगला प्रश्न है, राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों? तो सीधी सी बात है, ग्राम पंचायतों का जो गठन की बात की गई है वो किस संविधान के अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 40 में की गई है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अभी दोबारा से आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ गए, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो 38 में क्या है? तो राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा है, आय की असमानता को दूर करने का प्रयास 38 का। 39 का की बात करें तो समान और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 घा की तो पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायत का गठन। 41 में शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में प्रसूति सहायता का पाबंद। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है। 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 43 खा में तो सहकारी समितियों के प्रबंधक व प्रचालन का नियंत्रण, ठीक है, प्रचालन व नियंत्रण। 44 में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता आ जाता है। 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। 46 में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। 47 में पोषाहार स्तर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन और 48 का में पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास। 39 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो है उनकी संरक्षण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में। और 51 में आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर के जीवन स्तर को बढ़ाने की बात की गई है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी आपको मैंने पिछले उसमें बताया। तो 47 में आपके जीवन स्तर और पोषण स्तर को बढ़ाने की बात की गई है अनुच्छेद 47 में। अगला प्रश्न है, निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तन के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाता है। तो ये कौन सा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही माने जाएंगे इसमें, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा और संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत की राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? आपको बताना है। तो कौन सा वक्तव्य इसमें से सही हो जाएगा? ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य राज्य के अधिकारों कार्य को वृद्धि लाना है। बिल्कुल ठीक बात है। इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। बिल्कुल ठीक है, तो इनकी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों ही जो वक्तव्य है नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है? राज्य अपनी नीति को विशेषतया निम्नोन्मुखी बनाएगा जिससे समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके। बिल्कुल ठीक बात है। बी, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। ये आपका 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ठीक होगा इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका ई और बी जो दोनों हैं वो आपके ठीक माने जाएंगे, यानी कि
दोनों में ही सीधी सी बात है, समाज का हित करना चाहिए। जो कथन समाज का हित कर रहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित, वो आपका बिल्कुल ठीक माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब भारत की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य आपका सही है? तो ये आपका दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा, आगे से ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? तो आपको बताना है। तो जीवन स्तर को बढ़ावा देना, इसका किया गया है। ठीक है, इसका किया गया है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पोषण स्तर का भी किया गया है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना और राज्य का कर्तव्य है, ये भी कहा गया है। पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। तो ठीक है, यह मूल संविधान की बात की गई, तो ये मूल संविधान में आपका नहीं था। ये कब जुड़ा है? तो आपका ये 48 का में जुड़ा है। ठीक है, जो कि मूल संविधान में नहीं है। 48 का आपका लगभग जो आपके संविधान संशोधन हुए उसके द्वारा जुड़े, तो यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि नहीं था। बाकी सब मूल संविधान से थे। मूल संविधान यानी कि संविधान जब बना था, तो कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो का वगैरह है, सीधी सी बात है, वो जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? तो आपको बताना है। तो बी, ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि केवल बी सही हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो आपका बिल्कुल ठीक बात है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक कर्तव्य है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम से वे संविधान में सूचीबद्ध हैं, आपको बताना है। तो राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को, तो आपका इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से बिल्कुल ठीक है। पहले आपके राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना, ये बिल्कुल ठीक है। ये आपका अनुच्छेद 38 में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समान और मुफ्त कानूनी सहायता, ये आपका अनुच्छेद 39 का में आता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन, ये अनुच्छेद 40 में आता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 49। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोबारा आ गए, इनको दोबारा से देख लेंगे बाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं था? तो कम पानी का अधिकार, कार्यस्थल पर उचित मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये दोनों ही आपके दिए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये शब्द जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहे गए थे। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य आपका ठीक है? तो आपको बताना है, ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। इनमें जनमत का सार निहित है, तो सीधी सी बात है, जनमत यानी कि समाज के कल्याण की बात है, तो यानी कि ए और बी आपके दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का पनौत तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? तो ये आपका 48 का ए कहता है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें कौन सा गलत है?
तो पहला है इसमें ये अदालत के द्वारा लागू किए जा सकते हैं। दूसरा ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये अदालत के द्वारा लागू किए जा सकते हैं? तो नहीं, ये अदालत के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। मौलिक अधिकार किए जा सकते हैं लेकिन नीति निर्देशक तत्व नहीं किए जा सकते। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है? तो आपको बताना है तो कौन सी श्रेणी नहीं है जिसके तहत आपका, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अन्य देशों के साथ संबंध जो है वो आपका इस सिद्धांतों का वर्गीकृत नहीं किया गया है। स्मारकों की सुरक्षा है, पर्यावरण है, आर्थिक और समाजवादी ये भी है, लेकिन अन्य देशों के साथ संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है। तो क्या आदेश देता है? तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गाय एवं बछड़े के वध पर रोक लगाने का जो कार्य है वो आपका ये करता है, यानी कि दुधारू पशुओं के वध पर 48 बताता है, उनका पद जो वध है वो वर्जित है। अगला प्रश्न है 41, 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, तो इसी के तहत आपके ये सरदार स्वर्ण सिंह ही वो व्यक्ति है जिन्होंने आपके मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में लाने की सिफारिश की थी और 42वें संविधान 1976 के द्वारा इनको लाया भी गया था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए राज्य को संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। अगला है आपका, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि केवल डी, न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं किया जा सकते। आपको ध्यान रखना है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उल्लेख किए गए निम्न में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? ये आपको बताना है। तो हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने का और संरक्षित करने का जो कर्तव्य है ये हर नागरिक का कर्तव्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के किस किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 से 51 के बीच में आपको बताया जा रहा हूँ बहुत देर से कि 36 से 51 के बीच में इनका जिक्र दिया गया है और न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है और आयरलैंड के संविधान से लिए गए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत है। तो किसका विवरण प्रस्तुत है? तो जो संविधान का जो भाग 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवरण है। ठीक है, 4A में आपका किसका आ जाता है? तो मौलिक कर्तव्य का आ जाता है। इसका आपको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो 4A के जो अनुच्छेद हैं वो 51A है। ठीक है, इनमें ही आपके मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक इनका उल्लेख दिया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो आपको बताना है भारतीय संविधान में जो आपके मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है, इस बात का आपको जिक्र करना है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। वो जो संविधान बना था तब ये 10 थे। ठीक है, एक और आपका जोड़ दिया गया था 11वां। कब जोड़ा गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी के जो 10 थे वो 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के जो संविधान है वहाँ से लिए गए। इस बात को आप ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 48वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय निम्न को सूचित करने के लिए प्रयुक्त है। तो जो आपके न्याय की जो अवधारणा है वो 3 तरीके के न्याय की अवधारणा संविधान में दी गई है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का जिक्र आपका संविधान में दिया गया है। तो अनुच्छेद 38 में आपका इसी तरीके के 3 न्यायों की बात की गई। इस बात को आप ध्यान में रखें, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर आपके संविधान में जो आपका चौथा भाग था नीति निर्देशक तत्व और जो चौथा यानी कि 4th ए जो था मौलिक कर्तव्य, ये दोनों हमने देख लिए हैं। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे PYQ जो पुराने आपके दरुआ की परीक्षा में पूछे जा चुके वो भी हमने देख लिए हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। आपको बस क्या करना है, आपको अपना प्यार बनाए रखना है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।